तारीख थी 19 फरवरी साल 2026। सुबह करीब 5:45 का टाइम था। मोना नाम की महिला सोकर उठती है, पर उसे अपना पति कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर मोना को लगता है कि शायद वो बाथरूम में होंगे, इसलिए वो उसे बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उसका हस्बैंड बाथरूम में था ही नहीं। फिर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसका दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन मोना ने ऐसा क्या देखा और कैसे एक ही घर से दो बॉडीज मिली, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। यहाँ बोरिया थाना क्षेत्र के अंडर आने वाले रानीगंज बाजार के पास एक आलीशान मकान मौजूद था। इस मकान में विजय गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे और वो एक किराने की शॉप चलाते थे। बाजार में उनका अच्छा खासा नाम था और हर कोई उनकी इज्जत किया करता था। परिवार के मुखिया होने के नाते विजय गुप्ता ही घर के सारे फैसले लेते थे और उनका हुक्म ही आखिरी हुक्म माना जाता था। विजय गुप्ता के दो बेटे भी थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम आकाश गुप्ता था, जो अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता था और अपने पिता का काम में हाथ बटाता था। वहीं छोटे बेटे की बात करें तो उसका नाम था रवि गुप्ता, जिसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच थे। रवि दिखने में एक सीधा साधा, शांत और बेहद मिलनसार बिहेवियर का लड़का था। रानीगंज बाजार में लोग उसे एक मेहनती इंसान के रूप में जानते थे। विजय गुप्ता ने अपने इस छोटे बेटे के फ्यूचर को संवारने के लिए और घर में खुशियां लाने के लिए उसकी शादी मोना नाम की एक लड़की से तय कर दी और 1 साल पहले दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ हो भी गए। ये पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज थे, जिसमें दोनों परिवारों की रजामंदी शामिल थे। शादी के बाद जब मोना दुल्हन बनकर इस घर में आई तो पूरे गुप्ता परिवार में खुशियों का माहौल छा गया। मोना बहुत ही मिलनसार और संस्कारी थी। उसने बहुत जल्द ही विजय गुप्ता के इस बड़े परिवार को अपना लिया। रवि और मोना के बीच भी बहुत गहरा प्यार था। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी और शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। पर रवि के मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वो अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहता था। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे शादी के कुछ टाइम बाद रानीगंज बाजार में ही आकाश कम्युनिकेशंस नाम से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मोबाइल एक्सेसरीज की नई शॉप खोल ली। शुरुआत में शॉप को सेट करने और उसमें नया मटेरियल भरने के लिए रवि को काफी पैसों की जरूरत थी। वो अपनी शॉप को बाजार की सबसे बड़ी मोबाइल शॉप बनाना चाहता था। उसके इस जज्बे को देखकर विजय गुप्ता और पूरे परिवार ने उसे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से रवि को शुरुआती रकम भी दी ताकि वो शॉप को अच्छे से सेट कर सके। ऐसा बताया जाता है कि रवि ने शॉप को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसके इंटीरियर डेकोरेशन पर पानी की तरह पैसा बहाया। चमचमाती लाइटिंग, महंगे काउंटर और मॉडर्न इक्विपमेंट्स पर उसने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसे लगा था कि शॉप जितनी मॉडर्न दिखेगी, कस्टमर उतने ही खींचे चले आएंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। जब शॉप खुली तो रवि का सामना बाजार की कड़वी सच्चाई से हुआ। दरअसल रानीगंज बाजार में पहले से ही कई पुराने और जमे जबाए मोबाइल ट्रेडर्स मौजूद थे, जिनके कस्टमर फिक्स थे। इसके अलावा इस दौरान बाजार में मंदी का दौर चल रहा था, जिसके चलते रवि की वैसी कमाई नहीं हो पा रही थी जैसी उसे उम्मीद थी। रोजमर्रा की कमाई बेहद कम थी, जबकि दूसरी तरफ उसके खर्चे लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। शॉप का किराया, बिजली का हैवी बिल, स्टाफ का खर्चा और घर की जरूरतें, इन सब ने रवि की कमर तोड़ दी। हर महीने मुनाफे का जो ग्राफ था वो नीचे गिर रहा था और खर्चों का जो बोझ था वो ऊपर बढ़ रहा था। रवि ने कई महीनों तक इस घाटे को झेलने की कोशिश की। उसने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे शॉप चल पड़े, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब रवि ने देखा कि लगातार पैसे लगाने के बाद भी उसे कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, बल्कि जेब से और पैसे जा रहे हैं, तो उसने पूरी तरह हिम्मत हार दी और भारी मन के साथ आखिरकार अपनी शॉप का शटर हमेशा के लिए गिरा दिया और काम बंद कर दिया। शॉप बंद होने के बाद रवि के पास अब करने को कुछ भी बचा नहीं था। वो बेरोजगार हो चुका था और 24 घंटे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। रवि दिन भर अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे करे तो वो क्या करे। अपने टूटे हुए सपनों का दर्द, परिवार के सामने नाकाम साबित होने का डर और फ्यूचर की चिंता ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। पर इसी दौरान उसके मन में रेखा किन्नर का ख्याल आया, जिसके साथ रवि की अच्छी जान पहचान थी। आपको बता दूं, रेखा की उम्र 60 से 62 साल के आसपास थी और वो भी रानीगंज बाजार में ही एक किराए के कमरे में रहती थी। रेखा बिहेवियर से काफी मिलनसार थी और बाजार के सभी दुकानदारों के साथ उसका अच्छा उठना बैठना था। जब रवि ने अपनी मोबाइल और सिम कार्ड की शॉप खोली थी, तब रेखा का उस शॉप पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वो रवि की शॉप से ही मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड से जुड़े काम करवाया करते थे। रवि के सीधे बिहेवियर की वजह से रेखा उसे पसंद करने लगी थी और उनके बीच अच्छी जान पहचान हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रवि की शॉप पूरी तरह से घाटे में चली गई और उसने थक हार कर उसे बंद कर दिया, तो वो गहरे डिप्रेशन में चला गया।
मोबाइल बिजनेस में हुए भारी नुकसान के बाद रवि को अपने परिवार से भी दोबारा नया काम शुरू करने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो बेहद अपसेट था। ऐसे मुश्किल वक्त में रवि को रेखा का ख्याल आया। अब क्योंकि रेखा के साथ उसके संबंध काफी अच्छे थे और वो जानता था कि वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, इसलिए रवि ने हिम्मत जुटाकर रेखा को अपनी कहानी सुनाई और उससे मदद की गुहार लगाई। रवि की बेबसी देखते हुए रेखा का दिल पसीज गया। उसने रवि पर भरोसा करके उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लाखों रुपए उधार दे दिए। रेखा से ये पैसे मिलने के बाद रवि की आंखों में फिर से नए सपने तैरने लगे। उसने अपनी उसी पुरानी शॉप में मोबाइल का काम पूरी तरह से हटाकर डेयरी का नया बिजनेस शुरू कर दिया। रवि को उम्मीद थी कि इस बार डेयरी के काम से वो अच्छा मुनाफा कमाएगा और रेखा के पैसे भी टाइम पर लौटा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नया काम शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही डेयरी की शॉप से भी वैसी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी जैसी रवि ने सोची थी। वो एक बार फिर से घाटे की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच रेखा को अपने किसी काम या कोई जमीन खरीदने के लिए लाखों रुपए की सख्त जरूरत पड़ी। उसने रवि से अपने दिए हुए पैसे को वापस मांगना शुरू कर दिया। रवि की माली हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पैसे चुकाने का कोई जरिया नहीं था। जब भी रेखा पैसे मांगती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता। अब बार बार टाल मटोल करने की वजह से रेखा का जो सब्र का बांध था वो टूट गया। अब जब भी दोनों का आमना सामना होता तो उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर बहसबाजी और कहासुनी होने लग जाती। जिस रेखा ने रवि को बेटे जैसा मानकर उसकी मदद की थी, अब उसके साथ रिश्ते में गहरी कड़वाहट घुल चुकी थी। रेखा किसी भी हाल में बस अपने पैसे वापस पाना चाहती थी। इसी दौरान तारीख आई 17 फरवरी साल 2026। सुबह के वक्त रेखा रानीगंज बाजार में ही मौजूद थी। उसने अपनी साथी सुमन किन्नर के मोबाइल से अपनी एक और किन्नर साथी को कॉल मिलाया और बातचीत के दौरान उससे कहा कि वो बधाई लेने के लिए जा रही है। ये रेखा की अपने साथियों से आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रेखा सीधे रवि की शॉप पर पहुंच गई। उस दिन उसका पारा बहुत चढ़ा हुआ था और वो हर हाल में अपने पैसे वापस चाहती थी। शॉप पर आते ही उसने रवि को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और अपने पैसों के लिए बुरी तरह से टोकना शुरू कर दिया। बाजार के बीचों बीच रेखा को इस तरह से गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर रवि बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो रही है, इसलिए उसने दोपहर के करीब 1:09 पर अपने पिता विजय गुप्ता को फोन मिलाया और उनसे कहा कि उसे बैंक में कुछ बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए शॉप पर आ जाए। बेटे की बात सुनकर विजय गुप्ता तुरंत ही शॉप पर पहुंच गए और उनके आते ही रवि शॉप छोड़कर वहां से तुरंत निकल गया। लेकिन वो बैंक नहीं गया, बल्कि सीधे अपने घर की तरफ भागा। रेखा ने जब ये देखा तो वो भी शांत नहीं बैठी। उसे रवि के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। रेखा ने सोचा था कि आज वो उसके परिवार के सामने ही अपना पूरा हिसाब किताब चुकता करके रहेगी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज वो जिंदा ही नहीं बचेगी। खैर, जैसे ही रेखा रवि के घर के अंदर दाखिल हुई तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। रवि के पास रेखा को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों के बीच गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रवि गुस्से और पागलपन में अंधा हो गया। उसे लगा कि रेखा रोज रोज ऐसे ही उसे परेशान करेगी। इसी गुस्से में रवि ने रेखा पर हमला कर दिया और दोनों हाथों से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। इधर विजय गुप्ता जो काफी देर से शॉप पर बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि रवि अभी तक लौट के नहीं आया है तो उन्होंने उसके नंबर पे कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर विजय गुप्ता ने अपनी बहू मोना के पास फोन किया और उससे रवि के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि घर पर रेखा किन्नर आई थी और उसका रवि के साथ बहुत भयानक झगड़ा हुआ है। बहू के मुंह से झगड़े की बात सुनते ही विजय गुप्ता के कान खड़े हो गए। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही अपने घर पहुंच गए और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि रेखा की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और रवि बदहवास खड़ा हुआ था। रवि ने अपने पिता को सब सच बता दिया कि उसने गुस्से में रेखा का गला दबाकर उसे मार डाला है। ये सुनकर विजय गुप्ता को पुलिस को खबर देनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उन्होंने क्रिमिनल की तरह सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत ही साजिश में रवि की पत्नी मोना और इसी घर में रहने वाली चाची रीता देवी को भी शामिल कर लिया। पूरे परिवार ने मिलकर तय किया कि अगर वह बॉडी को छुपा देंगे तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसी सोच के साथ सबसे पहले उन्होंने रेखा की बॉडी को एक बड़ी प्लास्टिक में अच्छी तरह से लपेटा ताकि बदबू को कुछ टाइम के लिए रोका जा सके। इसके बाद इन चारों ने बॉडी को घर की सीढ़ियों से घसीटते हुए सबसे ऊपरी मंजिल यानी चौथी मंजिल पर पहुंचाया। चौथी मंजिल पर कबाड़ के बीच एक बड़ा लोहे का ट्रंक रखा हुआ था। उन्होंने उस बक्से को खोला और उसमें रेखा के पॉलिथीन में लिपटी बॉडी को डाल दिया और बक्से का ढक्कन मजबूती से बंद करके उसके ऊपर पुराना कबाड़ और सामान रख दिया ताकि किसी को भी शक न हो। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद पूरा परिवार ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर के बाद दूध वाला रवि के घर आया और रवि दूध लेकर शॉप पर चला गया।
उसने रेखा का मोबाइल खेत में फेंक दिया ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चल पाए। वहीं दूसरी तरफ 17 फरवरी की दोपहर के बाद जब रेखा अपने घर वापस नहीं लौटी और उसका कोई अता पता नहीं चला तो उसके साथी किन्नर परेशान हो गए। उन्होंने रेखा के फोन पर कई बार कॉल भी किए लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होने लग गया। इसलिए 17 फरवरी की शाम को ही बड़ी संख्या में किन्नर बैरिया थाना पहुंच गए और रेखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही कई टीमें बनाई और सबसे पहले रेखा के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो देर शाम को उसका फोन एक खेत में पड़ा हुआ मिल गया। फिर पुलिस ने 17 फरवरी की दोपहर के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए जिसमें एक बेहद चौंकाने वाला सुराग हाथ लगा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि दोपहर के करीब 1:15 पर रेखा रवि के घर के अंदर दाखिल हो रही है। पुलिस ने आगे के कई घंटों के फुटेजेस देखे लेकिन रेखा उस घर से दोबारा कभी बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं थी। अब पुलिस का शक पूरी तरह से गुप्ता परिवार पर टिक चुका था। पुलिस की एक टीम ने 18 फरवरी की देर शाम रवि के घर पर दबिश दी और रवि और उसके पिता विजय गुप्ता से पूछताछ की। हालांकि उस टाइम परिवार ने किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि रेखा उनके घर जरूर आई थी लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पिछले दरवाजे से चली गई थी। पुलिस ने रवि को कड़ी वार्निंग दी और कहा कि अगले दिन सुबह उसे पूछताछ के लिए थाने आना होगा। पुलिस की इस दबिश और लगातार बढ़ते दबाव ने रवि को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे समझ में आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो जानता था कि अगर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो चौथी मंजिल पर बक्से में छिपाया गया राज खुल जाएगा और उसका पूरा परिवार जेल चला जाएगा। 18 फरवरी की खौफनाक रात रवि ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात के रूप में बिताई। अगली सुबह यानी 19 फरवरी की सुबह करीब 5:45 पर जब उसकी पत्नी मोना सोकर उठी और उसने रवि को कमरे में नहीं देखा तो वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही बराबर वाले कमरे में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि सामने रवि फंदे से लटका हुआ था। उसने पकड़े जाने के डर से अपनी जान दे दी। पूरे घर में चीख पुकार मच गई और ये खबर आग की तरह पूरे रानीगंज बाजार में फैल गई। साथ ही पुलिस को भी इस वारदात की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही बैरिया थाना प्रभारी और सीनियर पुलिस अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अब क्योंकि पुलिस को पहले से ही रवि पर रेखा को गायब करने का डाउट था इसलिए रवि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने बिना टाइम गवाए उस मकान की तलाशी लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में पहली से लेकर तीसरी मंजिल पर कुछ भी नहीं मिला लेकिन जैसे ही पुलिस टीम सबसे ऊपरी मंजिल यानी चौथी मंजिल में दाखिल हुई तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। रेखा की बॉडी 2 दिन से बक्से में बंद थी जिस वजह से चारों तरफ बहुत बदबू फैल चुकी थी। यही नहीं, रवि और उसके परिवार ने उस बक्से को जानबूझकर सबसे अंधेरे कोने में रखा था और इसके ऊपर फटी पुरानी बोरियां, प्लास्टिक के डिब्बे, टूटी कुर्सियां और कबाड़ का ढेर लगा दिया था ताकि वो बक्सा किसी को भी दिखाई ना दे। पुलिस को जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने शक के आधार पर सारे कबाड़ को हटाया और कबाड़ हटते ही बक्सा सामने आ गया जिस पर एक मजबूत ताला लटका हुआ था पर उसकी चाबी पूरे घर में किसी के पास नहीं थी। ये देखकर पुलिस ने बिना टाइम गवाए लोहे की रॉड और हथौड़े की मदद से उस ताले को जोर से मारकर तोड़ दिया। जैसे ही बक्से का भारी ढक्कन ऊपर उठाया गया तो बदबू की एक और तेज लहर बाहर आई और पुलिस ने देखा कि उसके अंदर एक बॉडी मौजूद है जो किसी और की नहीं बल्कि रेखा किन्नर के थे जिसे एक बहुत बड़ी प्लास्टिक के अंदर लपेट कर रखा गया था। पुलिस को उसके गले पर रवि की उंगलियों के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि बक्से में रेखा की बॉडी के अलावा 5.5 लाख रुपए कैश और जेवर भी मौजूद थे जो रेखा ने अपनी कमाई से जोड़े थे और रवि को सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। पर उसकी नीयत खराब हो गई। वो रेखा को ये पैसे और जेवर देना नहीं चाहता था और ना ही उसका उधार वापस करना चाहता था जिसके चलते दोनों में विवाद बढ़ता गया और रेखा अपनी जान से हाथ धो बैठी। खैर पुलिस ने फौरन उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने रवि की पत्नी मोना, पिता विजय गुप्ता और चाची रीता देवी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो पूरे परिवार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जबकि पुलिस ने रेखा की बॉडी को पोस्टमार्टम होने के बाद उसके साथी किन्नरों को सौंप दिया जिन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ रेखा का अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही पुलिस ने बक्से से मिले पैसे और जेवर भी उनके शिष्यों को दे दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि का भी पोस्टमार्टम कराया गया और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुलिस ने उसकी बॉडी को उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जिन्होंने नमाकों से उसका अंतिम संस्कार किया और इस तरह इस खौफनाक केस फाइल का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो देखा आपने किस तरह एक अपराध को छुपाने की कोशिश कई और जिंदगियां बर्बाद कर गई। याद रखिए, मुसीबत में लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।